हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन द गिवन पॉलिटिकल outline map of the European Union, identify and write the name of four old member, the market here A, B, C, D, and four new member market here P, Q, R, S. Your answer book. जैसे क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यूरोपीय संघ के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में दिए गए हैं, जिसमें आपको A, B, C, D जो है रूप में चिन्हित चार जो है पुराने देशों का यहाँ पर नाम दर्शाया गया है। ठीक है, और जो नए देश के सदस्य देश हैं जैसे आपको पता ही होगा P, Q, R, S के रूप में मानचित्र में दर्शाया गया है। और इनके चार नए सदस्यों के नाम पहचानना है और अपने पुस्तक पे लिखने हैं, लेकिन आपको ऐसे ही नाम नहीं लिख देना है तुक्का लगा के। आपको मैप के अध्ययन करके जो मैप में चिन्हित किया गया है A, B, C, D या P, Q, R, S, तो उसके अनुसार नाम आपको देना है। अगर आपको नाम याद होगा तभी आप दे पाओगे, और इसका यूरोपियन यूनियन के अगर मैप का पता होगा तभी आप इसका भली भांति आंसर दे सकोगे। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आपके पुराने मेंबर्स को पूछ लिया है और नए मेंबर पूछ रहे हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर A, B, C, D जो है पुराने मेंबर के लिए दिए गए हैं, और P, Q, R, S जो दिया गया है वो नए मेंबर सदस्य देशों के लिए दिया गया है। जिन बच्चों को अगर उन्होंने मैप को अध्ययन किया होगा, समझ होगी, तो वो आसानी से कर सकेंगी, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है और इसके अंतर्गत मैप भी है, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के अंतर्गत मैप है। तो ये मैप के लिए आपको ये मैप का अध्ययन भी करना पड़ेगा और इसके सारे पुराने नए सदस्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा। मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल साइंस के मैप के क्वेश्चन घूम रहे होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके नए और पुराने सदस्य मैप के अंतर्गत। जब तक हम मैप को देखेंगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा कि A, B, C, D कहाँ पर दर्शाया गया और P, Q, R, S किस लिए दर्शाया गया है। तो चलिए मैप को देखें हम। अब देखिए हमारे समक्ष जो है मैप भी आ गया है, यूरोपियन यूनियन की मैप। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मैप। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर अलग था, लेकिन यहाँ पर जो है खुद ही इन्होंने दर्शा दिया है। तो आपको इसको पहचान करना है कि ये देश कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इतनी आसानी से जो है नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, लेकिन एक दो बार इसको वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ देश के बारे में जान ही जाओगे कि कौन सा कहाँ पर कौन सा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पुराने मेंबर को देखते हैं जो यूरोपियन संघ के थे। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, A, B, C, D दर्शाया गया था। तो यहाँ पर A, B, C, D आपको दिख ही रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर A है, फिर इधर साइड B है, फिर C भी दिख रहा होगा R के समक्ष, और D जो है थोड़ा सा दूर है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा A जो है फिनलैंड के लिए यूज़ किया गया है, ये जो है फिनलैंड के एरिया को दर्शा रहा है। और B जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, B आपको दिख रहा होगा। तो B जनरली से जो है डेनमार्क के तरफ प्रेजेंट कर रहा है, यानी जो है यहाँ डेनमार्क यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम C की बात करें तो C काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ओल्ड मेंबर है। ठीक है, बहुत पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अगर हम D की बात करें तो D सबसे अलग है, तो इसकी अलग ही नाम है। इसका आपको पता ही होगा आयरलैंड है, क्योंकि ये एक लैंड है, यहाँ पर देखिए समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। तो जर्नल सी बात है, ये लैंड है, यानी इसको हम कह सकते हैं आयरलैंड। तो आप समझ गए होंगे A, B, C। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि A जो है फिनलैंड का है, फिनलैंड A के लिए रिप्रेजेंट की गई है। और जो हमारे क्वेश्चन में B के लिए है डेनमार्क यूज़ किया गया है, और C के लिए ऑस्ट्रिस है जो कि R के समक्ष है, ऑस्ट्रिस के लिए यूज़ किया गया है, ऑस्ट्रिया के लिए। और D जो है क्योंकि एक लैंड है, आप देख सकते हो कि पानी समुद्र से कटा हुआ है, देशों से कटा हुआ है, तो ये एक लैंड है और इसलिए इसको नाम है आयरलैंड, जो कि ये काफ़ी पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन की। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ नज़र करें
जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नए सदस्य जो है यूरोपियन संघ के कौन कौन से हैं, यानी न्यू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर उस जो हमें बताया गया था PQRS दर्शाया गया था। तो यहाँ मैप में भी इसी तरह से एग्जाम में भी आपको अटैच होके आएगा, वो पहले से ही आपको ये नंबर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा है। तो 6-7 मार्क्स गेन करना कहते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत काफ़ी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर PQRS के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चों ने मेहनत किया होगा उनके लिए बहुत ही आसान होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं किया होगा उनके लिए आसान ये नहीं होगा, ठीक है। तो देशों के नाम मैं बता दूं जो कि नए मेंबर्स बने हैं, अभी बने हैं यूरोपियन यूनियन की। तो जिसके जैसा कि आप देख सकते हो, P जो है एस्टोनिया के लिए दिया गया है, P है एस्टोनिया के लिए दिया गया है, और Q आपको दिख रहा है कि ये पोलैंड है। Q जो है पोलैंड है, जो कि नया मेंबर है, बना है यूरोपियन यूनियन की। और यहाँ पर अगर R को देखोगे जो कि C के साथ है, C का आपको पता है बल्गेरिया के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन R के साथ ये चिपका हुआ बाउंड्री है, तो ये हंगरी है, ठीक है। R जो है आपके समक्ष जो प्रस्तुत है वो हंगरी है। और इवन कि अगर आप S की बात करो जो कि Q और P, यानी देखा जाए तो पोलैंड एस्टोनिया के बीच में बसा हुआ एक देश दिख रहा होगा आपको, वो लिथुआनिया है, यानी लिथुआनिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप समझ गए होंगे कि ओल्डर मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है जिस क्षेत्र को। तो पहला अगर ओल्डर मेंबर की हम बात करें, A है, इसमें फाइनलैंड है, फिनलैंड है, और B जो है डेनमार्क है, और C जो है ऑस्ट्रिया है, और D जो अलग है वो है आपका आयरलैंड। अगर न्यू मेंबर्स की हम बात करें तो जैसे P आपको दर्शाया गया है एस्टोनिया के लिए दर्शाया गया है, Q जो है पोलैंड के लिए दर्शाया गया है, और R जो है हंगरी है, और S जो है लिथुआनिया के लिए दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए, और बार बार मैप में भर के इन देशों के नाम को जो है दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो से कम काफ़ी देशों के बारे में आपको पता लग गया होगा दोनों क्वेश्चनों में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको मैप समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर में बहुत कुछ है, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर के पास साथ बहुत से वीडियो हैं 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए, और कहते हैं हर एक क्लास का है, क्लास का यहाँ कोई था नहीं है। कहते हैं आप सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हो, ठीक है। सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।